नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और सत्ता के महासंग्राम के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के महासंग्राम की और इस दौरान काफी कुछ घटा है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और सबसे पहले तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि 5वें चरण के चुनाव में प्रयागराज में पोलिंग बूथ के पास विस्फोट हुआ है। साइकिल पर थैले में विस्फोटक बंधा हुआ था जो फट गया है। इससे एक युवक की मौत और एक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मृतक और घायल आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। कि आपको बता रहे हैं प्रयागराज से एक और 5वें चरण का मतदान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। साइकिल पर थैले में टंगा था विस्फोटक जो जानकारी सामने आ रही है और धमाका होने से एक की मौत हो गई, एक घायल है। पांचवें चरण के चुनाव में मृतक और घायल आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। पवन उपाध्याय हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये क्या हुआ है प्रयागराज में? विस्फोट में एक की मौत और एक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। चुनावी माहौल चल रहा था, उसी बीच क्या था, दो भाई साइकिल के थ्रू रास्ते में जा रहे थे और बताया जा रहा था कि साइकिल पंचर हुई। पंचर के बाद उनकी साइकिल नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद जैसे नीचे गिरी, एक जो दूसरा भाई, दो भाई थे, एक भाई जमीन पे गिरा और जो विस्फोटक पदार्थ साथ में लिया हुआ था वो गिरते मानी ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया, एक की मौत हो गई है और एक थोड़ा चोटिल है जिसको पुलिस अपनी हिरासत में ली और पूछताछ कर रही है आखिर ये विस्फोटक उनके पास आया कहाँ से और वो उसको लेकर कहाँ जा रहे थे। और मृतकों की पहचान हुई है? मृतक और घायल दोनों पहचान लिए गए हैं, लेकिन क्या इनका इरादा क्या था इस बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या चुनाव में व्यवधान की मंशा थी? जी, अभी हमारे प्रशासनिक से बात हो रही है। अभी एसपी सचिव भी आए थे तो वो अभी इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि जांच का विषय हम जांच कर रहे हैं कि आखिर विस्फोटक लेकर कहाँ जा रहे थे, इनका क्या मोटिव था, ये कहाँ लेके जा रहे थे, क्या कारणवश था, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। पर अभी ये जांच का विषय बन चुका है। वहां पे जो जितने भी आला अधिकारी पहुंच चुके हैं वहां पे स्पॉट पे देखा जा रहा है क्या था पूरी प्रक्रिया। पर अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा आखिर ये बम लेके जो विस्फोटक पदार्थ था वो लेकर कहाँ जा रहे थे और इनका क्या मोटिव था, क्या करना चाह रहे थे कि किसी तरह खलबली मचाना चाह रहे थे वहां पे। पर अभी तक सारी बातें पता नहीं चली है। फिलहाल ये जांच का विषय है। वहां पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या उसपे था। और इस वक्त वहाँ पे जो भी माहौल था, कुछ देर के लिए चुनावी माहौल था, वो जो पोलिंग बूथ थी वो सब बंद कर दी गई थी। फिलहाल अभी तक चुनाव खत्म भी हो चुका है, स्वतंत्र तौर पे ही है। अभी तक जांच कर रहे हैं। अभी जांच के बाद पता चलेगी कि कौन थे, कहाँ नजर बनाए रखे पवन। इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो धमाका हुआ है 5वें चरण के मतदान के अंतिम दौर में और प्रयागराज में शाम में बूथ के पास हुए इस धमाके से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। साइकिल पर विस्फोटक टंगा था जिसमें धमाका हुआ और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं उसका चचेरा भाई घायल हो गया है। और इस बीच ताजा आंकड़ों से आपको रूबरू करा दें। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, लेकिन इस आंकड़े के हमारे ग्राफिक्स में खास बात यह है कि इसके साथ आपको हम बताएंगे कि पिछले साल 2017 में जब चुनाव हुआ था उस समय क्या आंकड़े थे। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। कुंडा, बाबागंज, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ सदर, पट्टी और रानीगंज। पांचवें चरण का मतदान प्रतिशत औसत 53.98, करीब 54%। शाम 5 बजे तक 5वें चरण में मतदान हुआ है। तो वहीं ये आगे जिलावार आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां गोंडा में 17 में 58% हुआ था, वहीं 5 बजे तक 2022 में गोंडा में 54% मतदान हो चुका है। अयोध्या में
62% से अधिक मतदान हुआ था। वहीं 5 बजे तक 58% अयोध्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सुल्तानपुर में जहां 60% हुआ था, वहीं 5 बजे तक 54.88% मतदान हुआ है। 2017 में चित्रकूट में 60.88% मतदान हुआ था, तो वहीं 57.01% मतदान शाम 5 बजे तक चित्रकूट में हुआ है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो 2017 में 57.53% मतदान हुआ था, तो वहीं 5 बजे तक प्रतापगढ़ में 50.25% मतदाताओं ने मतदान किया। कौशाम्बी में जहां 57.5% से अधिक मतदाताओं ने बीते चुनाव में मतदान किया था, तो वहीं 57% मतदाता 5 बजे तक मतदान कर चुके थे कौशाम्बी में। प्रयागराज की बात करें तो 54.48%, करीब 54.5% मतदाताओं ने पिछले चुनाव में मतदान किया था। इस बार 5 बजे तक ही करीब 51% मतदान हो चुका है। बाराबंकी में 68% मतदाताओं ने, उससे भी अधिक मतदाताओं ने 2017 में वोट किया था। बाराबंकी में 54.65% मतदाताओं ने इस बार मतदान किया है। बहराइच में 58.85, 2017 में तो 5 बजे तक 55% इस बार हुआ है। श्रावस्ती में 63.29%, 2017 में हुआ था। 5 बजे तक 57.24% मतदान हो चुका है। रायबरेली में 56.76%, जबकि 56% मतदान 5 बजे तक हो चुका है। अमेठी में 56.50% 2017 में हुआ था। इस बार 52.77% मतदान हुआ है। तो सत्ता के महासंग्राम से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाते रहे हैं, और आप तक खबरें धरातल पर से पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों में, अलग अलग चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। और चुनाव के दौरान हमारी सहयोगी लावनी विनीत जब प्रयागराज में थी, तो चुनावी कवरेज के दौरान उनके साथ अभद्रता हुई है। उसके वीडियोज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है जो इस पूरे प्रकरण की निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जो हमारे सुदर्शन न्यूज के सहयोगी लावनी विनीत से उलझते दिखे और उनके खबर कवरेज के दौरान व्यवधान पैदा करते दिखे, उनकी आलोचना हो रही है। सीधे लावनी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ और क्यों ये हालात बने, आखिर किन कारणों से कांग्रेस नेता अपना आपा खो बैठे। जी लावनी। बिल्कुल दीपक, देखिए आपा खोना लाजमी था, क्योंकि जब हम चुनावी कवरेज कर रहे थे, हमारा आज का सीधा सीधा एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है। हम जहां पर इस मुद्दे को लेकर जनता जनार्दन से वोट कर रहे थे, लगातार हम लोगों से जो वोट करने नहीं निकल रहे थे उनसे अपील भी कर रहे थे सुदर्शन के माध्यम से कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, आपको अपना भाग्य विधाता चुनना है, ये धर्म युद्ध है, इसलिए भाग्य विधाता चुनना जरूरी है। हम जनता से उनके मुद्दे पूछ रहे थे। मुद्दों पर बात होने के दौरान ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि तस्वीरों में उन्होंने किस तरह से बदसलूकी करना शुरू की। हालांकि यहां पर पहले मैं आपको क्लियर करूं कि शुरुआती 30 सेकंड 40 सेकंड तक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हमें लगा कि शायद ये कोई चुनावी अधिकारी हैं, तो इनको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन 40 सेकंड के अंदर ही हमें समझ में आ गया कि दरअसल ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनको उनका सच सुनना, वो सच स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां जो जनता मौजूद थी वो उन मुद्दों को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। और यही वजह थी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस की प्रत्याशी, दरअसल आपको बता देते हैं शहर दक्षिणी से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं कल्पना निषाद, वो भी वहां पहुंचती हैं और उसके बाद सुदर्शन मीडिया के साथ, मेरे साथ, हमारे कैमरामैन के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देती है। सवाल ये उठता है कि ये वही कांग्रेस है जिसमें प्रियंका गांधी दम भरती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं तो सुदर्शन न्यूज की पत्रकार हूं जो निडरता और निर्भीकता के साथ ऐसे अराजक तत्वों का उनका सामना करने की हम हिम्मत रखते हैं और निर्भीकता के साथ हम हर खबर दिखाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस इस नारे का क्या अर्थ निकालेगी और क्या निकल सकता है? लावनी, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, हम अपने दर्शकों तक वो प्रतिक्रियाएं पहुंचा भी रहे थे। उनमें से एक आम महिला की प्रतिक्रिया थी,
उनका ये कहना था कि कांग्रेस का ये मानना है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों से नहीं लड़ना है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ें, लोगों से ना लड़ें। और ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, काफी आलोचना हो रही है और इसे कांग्रेस की हार की हताशा भी लोग बता रहे थे। निश्चित रूप से दरअसल ये बौखलाहट ही है, ये हताशा ही है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, आप प्रयागराज की बात करें तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला 2017 में। यहां पर 12 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अपना दल ने यहां पर 1 सीट हासिल की। समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें गई, यानी कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का सूपड़ा साफ था। इस बार कोशिश जरूर की जा रही है कि कांग्रेस किसी तरीके से यहां पर अपना हाथ का साथ लोगों को दिखा सके, इसीलिए आधार तय किया गया आधी आबादी को जोड़ने का। प्रयागराज अकेले की अगर मैं बात करूं तो इस बार 27,000 नए वोटर्स हैं जो प्रयागराज में आज वोटिंग का हिस्सा बने हैं, और इन 27,000 वोटर्स में 7,000 नई महिलाएं, नई लड़कियां भी हैं। तो ऐसे में जिनके लिए यह आधार कांग्रेस तैयार करने की कोशिश कर रही थी, आज उन्होंने स्वयं देखा कि महिला सुरक्षा को लेकर वो कितना ज्यादा संजीदगी बरतते हैं, कितना संवेदनशील हैं। उनकी कथनी में तो नारा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन करनी में उनके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ किस कदर बदसलूकी करते हैं। उनकी खुद की महिला कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी बौखलाहट को कैमरे के सामने दिखाती हैं, मेरे साथ अभद्रता करती हैं, हमारे कैमरे को बंद करने की कोशिश की जाती है, उसे छीनने की कोशिश की जाती है, गाड़ी जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम बातें बताती है कि कांग्रेस इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि इतना जरूर है, जब हमने ये सवाल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से पूछा तो उन्होंने एक स्वर में इस बात की निंदा की है कि जब आप बिल्कुल सभी ने इस बात की निंदा की है कि कम से कम पत्रकार के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो भी एक प्रतिष्ठित चैनल की महिला पत्रकार जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जा रही है तो वहां आपकी जो भी स्थिति रही हो उसे स्वीकार करना ही एक नेता की पहचान होती है। बहरहाल बीजेपी नेता दिनेश सिंह और कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पूरे प्रकरण से आप अवगत हो चुके हैं और हमारी सहयोगी लावनी से अभी बातचीत हो रही थी, वो भी आपने सुना। क्या कहेंगे? इस तरह का रवैया तो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर माफी मांगनी तो बनती है कम से कम। देखिए, इस तरह की किसी भी घटना और का समर्थन कांग्रेस न कभी करती है, न आज कर रही है। हम जहां पर हमको ये नहीं समझ में आता है, हम बाइकाट कर देते हैं, एक सीधा सा रास्ता अपनाते हैं कि ठीक है, अगर आपकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी, जबकि चौथे स्तंभ की आइडियोलॉजी होती नहीं है। लेकिन आज देखिए, बहुत सारे चैनल हैं जो एक आइडियोलॉजी के आधार पर काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी बात हो रही थी, तो बात ये हो रही कि भारतीय जनता पार्टी, एक ये भी हो सकता था, ये इस बात को इस तरीके भी कहा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश के सरकार के जो काम हुए हैं उनकी बात। जब आप इस तरीके की पत्रकारिता करते हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन और आप किस तरीके से अपने बात को रख रहे हैं, ये भी आप जब पत्रकारिता पढ़ते हैं। नहीं, संदीप जी, हम किसी पार्टी को ये सिखाने नहीं आते कि वो किस आइडियोलॉजी के तहत किस तरह से चुनाव प्रचार करे। आप हमें ये ना सिखाएं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस नेता का व्यवहार एक मर्यादित व्यवहार था? दीपक जी, मैंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा की जो है ना समर्थन करती है और ना कभी किया है। नहीं, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन चेहरा तो दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है चेहरा, टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि वहां हमारी महिला पत्रकार पर आप हाथ उठाते हैं आपके पार्टी के नेता? लावनी जी के साथ संदीप जी से मैं एक सेकंड, लावनी आपको सुन पा रहे हैं और संदीप जी भी सुन पा रहे हैं, बोलिए। सवाल करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ संदीप जी आपसे। आपने पत्रकारिता की निर्वहन करने की बात की। हम अपनी जिम्मेदारी निर्भीकता और निडरता के साथ उठाते हैं और उस जिम्मेदारी को जानते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं है, पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ये क्लियर कर लें। और आपने कहा कि आपके लोग महिला सुरक्षा को तरजीह देते हैं, तो इस घटना को बीते हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। क्या आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन लिया गया? क्या कोई अपोलोजाइज दिया गया? क्या कोई सफाई दी गई? कुछ नहीं दी गई। ट्विटर पर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर एक महिला पत्रकार के साथ आपके नेता किस आधार पर, अगर अल्पना निषाद चुनावी मैदान में है तो उनका आधार क्या है? कल को वो महिलाओं के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगी, उनके कार्यकर्ता गुंडों जैसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस विषय पर संजीदगी दिखाते हुए माफी मांगनी चाहिए? बोलना चाह रहे हैं प्रियंका गांधी
जिस पर दम भरते संदीप जी। हैं, जितना दम भरती है, उनको सामने आकर इस पर रिएक्शन देना चाहिए। संदीप जी बोलिए। लावनी जी, अभी आपने बात कही, अल्पना निषाद जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और बहुत ही गंभीर महिला है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ उनकी अगर बात रही होगी तो क्या बात रही है इस बात को आप जानती हैं। आप अपना पक्ष रख रही हैं, उनका पक्ष मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पार्टी का पक्ष रख सकता हूं कि पार्टी कभी भी किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करती है। रही बात अभी आपने कही महिला हूं मैं, लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, तो जाहिर सी बात है निषाद जी महिला ही है, पुरुष नहीं है। दूसरी बात पार्टी का आप पक्ष ये रख सकते नहीं, हैं वो ना, अकेले आपने नहीं कहा। थे, उनके आप साथ अगर उनके पार्टी का आगे पक्ष पीछे रख चलने सकते वाले हैं, लोग भी थे। अगर आप पार्टी के पक्ष रख रहे हैं तो बतौर पार्टी के प्रवक्ता आपको इस बात की निंदा करनी चाहिए। आप तो अल्पना निषाद के लिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। और ये मुद्दा केवल मेरा अकेला का नहीं है। आपको मैं बता दूं कि वहां जो जनता थी उनको इतनी नाराजगी हुई कि उन्होंने सीधे उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारी तरफ से कोई भी गलत सवाल नहीं पूछा जा रहा है। उन्होंने इतनी बदसलूकी की कि पुलिस को बीच में आना पड़ गया और फिर वो एफआईआर करने की धमकी दे रही हैं। एफआईआर करने की धमकी तो हम लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि जो बदसलूकी हमारे साथ की गई, हमारे कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। देखिए लावनी जी, आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं और योगी जी के शासन की बात आप अगर कहते हैं तो आपके ही चैनल पर मैं एक डिबेट में था कि योगी राज में बहुत बढ़िया पुलिसिंग है। आपने एफआईआर तो जरूर दर्ज कराया होगा, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार पर तो पूरा भरोसा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपको बिल्कुल चाहिए, आप एफआईआर दर्ज कराइए और उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपके साथ हूं। नहीं, तो आपके पार्टी के नेता हैं, आपके पार्टी के नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसका खंडन तक नहीं करते। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। जी दीपक जी, क्या है कि सुदर्शन न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है और लावनी जी एक सीनियर जो है पत्रकार हैं और सारा देश उनको जानता है। और इस तरह से जो हताशा और निराशा कांग्रेस पार्टी की है, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वही हाल प्रयागराज और प्रतापगढ़ में है। लावनी जी आज प्रयागराज है तो मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, मैं भी प्रतापगढ़ में बैठ के बात कर रहा हूं। जिस तरह से वोटर इनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, जिस तरह से अल्पना जी का व्यवहार था वो किसी कल्पना से परे। आप कल्पना कर सकते हैं एक महिला का व्यवहार एक महिला के प्रति हो सकता है। और संदीप जी उसमें पैच लगाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। अरे 84 का हिंसा भूल गए? आपके ही नेता कहते थे ना कि जब बड़ा बट वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। आप कह रहे हैं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हिंसा का समर्थन करती है। और तो दूसरी बात आप करते हैं कि महिलाएं हम लड़की हम लड़ सकते हैं, उस लड़की हम लड़ सकते हैं कि वो पोस्टर गलत कहां है? आपके इसी दोहरे चरित्र के नाते आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज प्रयागराज और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के कामकाज को कैसे बाधित किया जाता है, इसका तो एक पुराना और स्याह इतिहास कांग्रेस का रहा है। संदीप जी और दीपक जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जब संदीप जी बात कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं संदीप जी, चर्चा करनी है तो संदीप जी को कम से कम अल्पना जी से पूछकर यहाँ आना चाहिए था। वो कह रहे हैं अपनी बात कर सकता हूँ। अरे आपको अपने नेता से कम से कम पूछना चाहिए। अगर किसी तरह की गड़बड़ी उनसे हुई तो उनको क्षमा मांगना चाहिए, और अगर उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही तो आपको क्षमा मांगना चाहिए। चुनाव होने वाले हैं मोती सिंह जी, आइए संदीप जी, मतलब आप 10 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आप अपना बताइए कहाँ जीत रहे हैं। नहीं, जीत हार की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, वो तो 10 तारीख को हम विस्तार से करेंगे और पूरी तसल्ली से करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं दिनेश जी, अभी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक पत्रकार को ग्राउंड रिपोर्ट करने भी नहीं दिया जाएगा? अगर कोई पार्टी का नेता हार रहा है या किसी पार्टी का नेता जीत रहा है तो वो बताना भी सही नहीं है किसी पत्रकार के लिए। वो देखना पड़ेगा कि भाई आपसे हमें खतरा है कि नहीं है, आपसे पूछकर हम बताएंगे कि जनता का क्या मिजाज है। संदीप जी, अब संदीप जी से आपको पूछना होगा, उन्हीं से पूछ रहे हैं, एक बार मौका देते हैं उन्हें बोलने का। में कौन सी पढ़ाई होती है? जी संदीप जी, पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रखना पड़ेगा। यही कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है पत्रकारिता, आपको सुनना ही है। देखिए दीपक जी, आपने और लावनी जी ने अपनी बात रखी, हमने कहा कि आपकी बात आई, मैं उसको बिल्कुल कंडेम कर रहा हूं, लेकिन अल्पना निषाद जी का क्या वर्जन है उस बात कांग्रेस के नेता उनको फोन लगा के संदीप जी ना उनका क्या वर्जन है? संदीप जी, एक सेकंड, उनका वर्जन क्या है? संदीप जी, आपने वो वीडियो देखा है?
संदीप जी आपने वो वीडियो देखा है? वीडियो में देखिए, संदीप जी चल आपने रहा वो है, वीडियो स्क्रीन पे देखा चल रहा है? है। आपने वो वीडियो देखा है? इस वक्त एक बार स्क्रीन फुल पर भी स्क्रीन चल रहा है वीडियो और दिखा आप लोग दीजिए। सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो चल रहा है। जी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरा उस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके एक एक शब्द सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ कि शुरू के 30 से 40 सेकंड मैंने अपने संस्कारों के तहत, एक हिंदू लड़की होने के नाते अपने संस्कारों के तहत इस पूरी मर्यादित भाषा के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन 40 सेकंड के बाद उन्होंने पूरी तरह से अभद्रता दिखानी शुरू की। पूरी तरह से उन्होंने बता दिया कि वो किस बौखलाहट में है, वो हार का सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा वार एक पत्रकार पर करना क्या लाजमी था? गलत बात है ये। लावनी जी, मैं आपकी पीड़ा को बिल्कुल समझता हूँ और मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ में बहुत सारी डिबेट में रहा हूँ। आप भी वही उसी इलाहाबाद की रहने वाली हैं जहाँ की ये घटना है, उसी प्रयागराज की रहने वाली है और आप अल्पना शाह जी को बिल्कुल जानती हैं और पहचानती हैं, ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आपका ये कहना कि मैं जानती नहीं थी, चुनाव आयोग समझती थी, ये भी एक बात गलत है। दूसरी बात, आप ये बात ये मान के चलिए कि आप आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अल्पना शाह जी हार रही हैं, जबकि ओपिनियन पोल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है और आप पहले से डिसीजन दे रहे हैं अपने चैनल पर। तो आचार संहिता की धज्जी जब आप उड़ाएंगी तो आपसे सवाल आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बात किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर रखे हैं। ये कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है क्या? हम तो संदेह व्यक्त कर रहे हैं और ये कारण तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और दिनेश जी। लावनी, आपका भी इस सीधे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन हर चुनावी खबर आप तक पहुंचती रहेगी सीधे सुदर्शन न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।